गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सब बीएड वाले बच्चों को पढ़ाएंगे, जिसमें बीएड 4th सेमेस्टर के बच्चों को पढ़ाएंगे, जिनमें उनका पेपर जो है विद्यालय में निर्देशन और परामर्श की क्या है, या निर्देशन और परामर्श में विद्यालय क्या भूमिका है, या विद्यालय में निर्देशन और परामर्श क्या है। तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग स्कूल के बारे में हम आपको बताएंगे। ये जो हमारा विद्यालय में निर्देशन और परामर्श है, जिसमें हम निर्देशन और परामर्श के माध्यम से बच्चों को उनकी समस्याओं को और इनके निर्देशन के बारे में, इनके आगे बढ़ाने के विकास के बारे में हम उनको बताते हैं। तो जो हमारा गाइडेंस काउंसलिंग होता है, ये जो होता है किसी भी जो हमारा काउंसलिंग होता है, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है। इसके परामर्श काउंसलिंग के माध्यम से ही हम बच्चों में जो उसकी इंटरेस्ट है, जो नीड है, जो उनका एटमॉस्फेयर है, ये सारी चीज़ें हम एक एम्स का एक निर्धारण करते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा परामर्श जिसको हम देते हैं, वो जो होता है उनकी रुचियों को, उनकी आवश्यकताओं को, उनके वातावरण को, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम एक तरीके से उनके परामर्श का निर्धारण करते हैं। परामर्श को मनोवैज्ञानिकों को मनोचिकित्सक का भी समानार्थी, जिसको साइकोथेरेपी भी कहते हैं, मानते हैं। और इसमें इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि जो उद्देश्य निर्धारित किए हैं उसकी प्राप्ति हो रही है, अन्यथा नहीं हो रही है। इसके बारे में जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं उनके बारे में रॉबर्ट डब्ल्यू वाइट्स ने कहा है कि जब कोई व्यक्ति मनोचिकित्सक के रूप में कार्य करता है, जब कोई भी व्यक्ति मनोचिकित्सक के रूप में कार्य करता है, उसका उद्देश्य अभीष्ट प्रभाव डालने या सहमति प्राप्त न होकर के मात्र अच्छे स्वास्थ्य की स्थिति को पुनः स्थापित करना होता है। एक मनोचिकित्सक को न कुछ बेचना होता है और न कुछ प्रस्तावित करना होता है। हम आपको इसका डिफाइन करते हैं रॉबर्ट डब्ल्यू वाइट्स के बारे में, कि ये कहते हैं कि जब कोई मनोचिकित्सक जो होता है, मनोचिकित्सक या जो साइकोथेरेपी के करता है, तो उसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं होता है, मात्र इसका एक ही स्वार्थ होता है कि जो परामर्श प्राप्त करता है उसके उद्देश्य की, कहने का मतलब उसकी जो समस्याएं हैं उसके समाधान करने का जो उद्देश्य है, उसको वो उस पर उसका प्रभाव पड़े और वो स्वस्थ हो, उसका एक यही एम होता है। और क्योंकि मनोचिकित्सक ना ही उसको अपने किसी चीज़ को बेचना होता है, ना उसको प्रस्तावित करना होता है, ना उसको हाईलाइट करना है। उसका एक ही उद्देश्य होता है कि वह जो होता है परामर्श प्राप्तकर्ता के स्वास्थ्य को उत्तम बनाए, उसको स्वस्थ बनाए, उसको हर तरीके से स्वस्थ कर दे। तो ये हमारा रॉबर्ट डब्ल्यू वाइट्स ने ही किया है। ये बहुत ही इजी है, आप इसको ध्यान से सुनेंगे और मेरी बातों को, तो आप जो है एग्ज़ाम में आप आराम से लिख लेंगे और एक आपको जो है इसका जो डिफिनीशन है वो तैयार भी हो जाएगा। तो जो हमारा परामर्शदाता होता है या मनोचिकित्सक का कार्य जो होता है, वह क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति को मानसिक स्वास्थ्य को सामान्य बनाना होता है। क्या होता है, असामान्य स्थिति में ही व्यक्ति परामर्शदाता के पास जाता है। तो परामर्श का यही कार्य होता है, या मनोचिकित्सक का यही कार्य होता है कि वह जो प्राप्त करता है उसके मानसिक स्वास्थ्य को वह स्वस्थ बनाए। उसका कोई भी ऐसा दृष्टिकोण नहीं होता है कि वो मतलब कुछ बाहरी चीज़ें उसके ऊपर थोपें, या जो परामर्श के अंतर्गत नहीं आता है। वो केवल वही चीज़ें उनको बताता है, या वही चीज़ें का वो परामर्श देता है जिससे उसका मानसिक स्वास्थ्य पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाए। ये उसका एक उद्देश्य भी होता है। और परामर्शदाता का एक प्रमुख उद्देश्य होता है कि उसमें आत्मबोध करना। क्या करे, उसमें वह आकृति करके उसके जो भी वह कार्य है, जो भी वह कार्य के तरीके हैं, वो परिपक्व तरीके से करे, उसमें विचार विमर्श करने में सहायता भी करे। उसमें जो प्राप्त करता है उसकी जो क्षमताएं हैं, जो योग्यताएं हैं, जो संभावनाएं हैं, वो सामाजिक विकास में उपयोग में भी वह परामर्श का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। इसमें जो परामर्श का उद्देश्य होता है वह विद्यार्थियों को परिपक्व बनाने में सहायता करता है और उसे सक्रिय और स्वयं विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन के योग्य बनाता है। ठीक है,
इसमें जो होता है उनमें कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं कि वो जो है कहीं से वो डिसबैलेंस हो। वो इसका यही एम होता है कि उसमें जो भी परिपक्व बनाने में उनका सहायता हो, जो वो मतलब काफ़ी एक्टिव हो जाए, किसी भी चीज़ को वो डिफाइन करे, वैल्यूएशन करे, उसका एनालिसिस करे, तो परामर्श के माध्यम से दे सकता है। तो ये हमारा परामर्श का एक उद्देश्य। परामर्श उद्देश्य की हम अभिव्यक्ति जो होता है वो 3 बातों में कहते हैं या 3 शब्दों में हम कह सकते हैं। तो हम बता सकते हैं कि परामर्श जो है, परामर्श के उद्देश्य जो है वह अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ के शब्दों में, या हम कह सकते हैं कि अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ के सर में परामर्श के उद्देश्य जो हैं वो 3 तरीके से हैं। जिसमें होता है, पहला जो हमारा उद्देश्य होता है वो प्राप्तकर्ता की, मतलब जिसको परामर्श दिया जाता है, प्राप्तकर्ता के द्वारा स्वयं की क्षमताओं, अभिप्रेरकों, आत्मदृष्टिकोण को यथार्थ रूप में स्वीकार करना। जो ये हमारा होता है वो जो हमारा परामर्श के जो मूल उद्देश्य होते हैं वो होते हैं कि जो भी सेवार्थी हो या प्रार्थी हो या परामर्श जो प्राप्त करता हो, वो स्वयं में जो उनकी क्षमताओं का, प्रेरकों का, दृष्टिकोणों को यथार्थ रूप में स्वीकार करना। दूसरा जो होता है इसमें परामर्श प्राप्तकर्ता जो है सामाजिक है, आर्थिक है, व्यावसायिक है, वातावरण के साथ जो है तर्कयुक्त समायोजन स्थापित करना होता है। तीसरा जो होता है वो होता है व्यक्तिक विभिन्नता की समाज द्वारा स्वीकृतता, रोजगार, वैवाहिक संबंध के क्षेत्र में उसका निहितार्थ करना। तो इसको तो हम दूसरा हम ऐसे ही कर देते हैं कि इसमें जो प्राप्तकर्ता होता है, प्राप्तकर्ता द्वारा सामाजिक, आर्थिक, व्यावसायिक, वातावरण के साथ तर्कयुक्त समायोजन की स्थापना करना। ठीक है, यथार्थ रूप है, यहाँ तर्क रूप, तर्कयुक्त समायोजन की स्थापना करना। ठीक है, ये हमारा दूसरा उद्देश्य हो जाता है किसके अकॉर्डिंग, अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ के अनुसार। ठीक, तीसरा जो होता है वो जो होता है व्यक्तिक विभिन्नता की समाज द्वारा स्वीकार्यता तथा समुदाय, रोजगार व वैवाहिक संबंधों के क्षेत्र में, ठीक है, क्षेत्र में उनका निहितार्थ। ये जो है वो हमारा परामर्श का तीसरा उद्देश्य होता है। तो इन तीनों के उद्देश्य जो है परामर्श जो है अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ ने दिया है। अब हम देखते हैं कि हमारा जो उद्देश्य है जो विश्लेषण करते हैं परामर्श के मुख्यतः, अब ये तो अमेरिकन संघ हो गया, ऐसे आपने को मैंने अभी लक्ष्य के बारे में बता भी दिया है, उद्देश्य के भी। तो अब हम उसका मुख्यतः जो होता है परामर्श जो होता है इसका हम विश्लेषण करें तो इसके मुख्यतः 3 उद्देश्य होते हैं। ठीक है, इसमें तो पहला जो है इंडिविजुअल डिफरेंट जो हमने आपको इसमें बताया है। पहला जो होता है इसमें इसका हम कह सकते हैं कि परामर्श के 3 उद्देश्य होते हैं।
ठीक है। पहला जो होता है नॉलेज ऑफ सेल्फ होता है, क्या होता है? नॉलेज ऑफ सेल्फ होता है। दूसरा जो होता है सेल्फ ऑफ अफेक्शन होता है। एक्सेप्टेंस होता है। और तीसरा जो होता है सोशल हार्मोनी होता है, क्या होता है? सोशल हार्मोनी अर्थात सामाजिक। तो पहला जो होता है नॉलेज ऑफ सेल्फ जो होता है वह आत्मज्ञान होता है। दूसरा जो होता है सेल्फ अप्रेक्शन का मतलब आत्मस्वीकृति। तीसरा जो होता है सोशल हार्मोनी का सामाजिक समरसता, क्या होता है? सामाजिक समरसता। ठीक है, ये हमारा 3 तरीके के उद्देश्य होते हैं और इन 3 तरीके के उद्देश्यों के आधार पर ही हमारा परामर्श का जो उद्देश्य होता है वो निर्धारित होता है। तो चलते हैं पहला कि ये जो हमारा आत्मज्ञान है वो क्या है। परामर्श का जो है प्रथम महत्वपूर्ण उद्देश्य जो होता है व्यक्ति को स्वयं के मूल्यांकन में सहायता करना होता है। इसका एकमात्र पहला उद्देश्य होता है कि व्यक्ति स्वयं के मूल्यांकन में सहायता करे। ये आत्मज्ञान मतलब खुद का ज्ञान। तो व्यक्ति को स्वयं के विषय में जानने, अपनी शक्ति, क्षमता, योग्यता और संभावनाओं को पहचानने में परामर्श की आवश्यकता पड़ती है। और किसी भी व्यक्ति के लिए परामर्श एक ज्योति की भांति कार्य करता है जिसके प्रकाश में व्यक्ति को अपने आंतरिक स्वरूप एवं बाह्य स्वरूप को पहचानने में सहायता मिलती है। परामर्श व्यक्ति के अंदर ही अंदर विभिन्न प्रकार की समस्याएं सुलझाने में अंतर्दृष्टि का भी विकास करता है, जिसमें वह व्यक्ति जो परामर्श प्राप्त करता है योग्यता और अपनी क्षमताओं के अनुसार समस्याओं का निराकरण करने में सक्षम बन सके। ये उनका पहला होता है आत्मज्ञान के सेल्फ नॉलेज ऑफ सेल्फ। दूसरा जो होता है वो हमारा होता है आत्मस्वीकृति। परामर्श का जो हमारा दूसरा होता है उद्देश्य वो आत्मस्वीकृति में व्यक्ति को सहायता प्रदान करना है। पहला आपने देखा कि स्वयं के मूल्यांकन में, दूसरा जो देखा अपनी व्यक्ति को आत्मस्वीकृति में सहायता प्रदान करना होता है। आत्मस्वीकृति से जो हमारा तात्पर्य होता है वह व्यक्ति द्वारा जो होता है स्वयं के व्यक्तित्व को वह जैसा भी है उस रूप में स्वीकार करना। आत्मस्वीकृति से तात्पर्य है कि व्यक्ति को वह जैसा है उसी रूप में स्वीकार करना आत्मस्वीकृति होता है। बहुत बार ऐसा भी होता है व्यक्ति अपने बारे में जो है उचित दृष्टिकोण या अपने आप को नहीं बना पाता और अपने बारे में ही वह दूसरों की धारणा या दूसरों की दृष्टिकोण बनाते हैं। वह व्यक्ति उसी रूप में जो होता है अपने आप को मान लेता है। कहने का मतलब यही होता है कि कोई भी व्यक्ति सामने वाला किसी प्रशंसात्मक शब्दों में क्या कह सकते हैं या किसी बुराई शब्दों में कह सकते हैं कि आप बहुत ही अच्छे हो, जबकि सामने वाला व्यक्ति उस क्षेत्र में अच्छा नहीं होता, तो वो मान लेता है कि नहीं हमको सामने वाला कह दिया बहुत अच्छा तो उससे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। तो जो हमारा खुद का जीवन है जो हम स्वयं में है उसकी स्वीकृति करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और इसमें ये भी होता है कि इस कार्य में व्यक्ति जो है अपने स्वरूप को पहचान भी लेता है और उसे अपने जीवन के उद्देश्यों को निर्धारण करने में काफ़ी आसानी भी होती है और वह किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक कर सकता है और साथ ही वह जो कार्य करना चाहता है उसमें आगे भी बढ़ जाता है। तो हमारा जो उदाहरण के लिए अगर हम आत्मस्वीकृति के लिए आपको बताएं कि जब कोई व्यक्ति जो है बाह्य रूप से सुंदर नहीं तो दूसरे लोग उसे यह धारणा बना लेते हैं कि वह व्यक्ति कुरूप है। अर्थात जो एक व्यक्ति जो होता है एक कुरूप व्यक्ति के स्वीकार करते ही वह व्यक्ति भी दूसरों की इसी स्वीकृति धारण को स्वीकार कर लेता है, वह कुरूप है। जब व्यक्ति का अंतर्मन बहुत सुंदर होता है, इसी प्रकार बाह्य रूप के सुंदर दिखने वाले जो व्यक्ति होते हैं सभी सुंदर व्यक्ति के रूप में स्वीकृति करते हैं और वह व्यक्ति भी यही स्वीकार करता है, जबकि आचार विचार व्यवहार में भी वह व्यक्ति अच्छा नहीं होता है। परामर्श जो होता है सेवा जो प्रदान करने वाला व्यक्ति होता है उसको यह समझना चाहिए
कि वास्तविक सुंदरता शरीर की सुंदरता नहीं होती है, वह हृदय के आधार पर हम अपने व्यक्तित्व को स्वीकार करें। इस प्रकार जो होता है व्यक्ति स्वयं के वास्तविक मूल्यांकन के रूप में यथार्थ रूप की स्वीकृति देना चाहिए। ये तो हमारा हुआ आत्मस्वीकृति कि केवल इंटरनल चीज़ों की ही जो व्यक्ति है उसको स्वयं को मानना चाहिए, किसी की बातों पे नहीं होना चाहिए। और सोशल हार्मनी जो है, सामाजिक समरसता जो होता है, परामर्श का एक अहम उद्देश्य व्यक्ति को जो होता है अपने वातावरण में समायोजन बनाने के लिए होता है। और इसमें जो होता है जिससे वह सामाजिक समरसता वो काफ़ी अच्छे से स्थापित कर सके। इसमें किसी भी व्यक्ति के लिए ऐसा करना तभी संभव हो पाता है जब वह दया, क्षमा, सहिष्णुता, उदारता, विनम्रता, मित्रता करने की योग्यता जैसे वह पूर्ण होता है। तो वह जो होता है व्यक्ति अपने को समाज और सामाजिक वातावरण में उचित समाज स्थापित कर पाता है, अन्यथा वह समाज में नहीं कर पाएगा। अगर ये सही गुण उसमें नहीं होगी तो काफ़ी समस्याएं उत्पन्न होगी। और सामाजिक जो हमारा जीवन है, सामाजिक व्यवहार को समझने में, समाज सम्मत व्यवहार कार्य करने में व्यक्ति को व्यक्तिगत संकुचित अर्थ से सीमा रेखा से बाहर निकलना होगा, तभी कोई भी व्यक्ति ऐसा कर पाता है। और उनकी संकीर्ण विचारधाराएं जो होती हैं वो पूर्वाग्रह से मुक्त हो जाता है अगर उनके अंदर सारी क्वालिटी हैं, जैसे कि उसमें उदारता, विनम्रता, मित्रता है। और साथ ही उसमें सामाजिक जीवन, सामाजिक वातावरण, सामाजिक सहयोग में भी काफ़ी स्थापना करने में मदद मिलती है। इस प्रकार जो समायोजन में व्यक्ति की सहायता करना एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। तो इस तरीके से हमारा जो परामर्श के उद्देश्य होते हैं वो 3 होते हैं, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि आत्मज्ञान, आत्मस्वीकृति और सामाजिक समरसता। अब हम देखते हैं कि छात्रों के लिए परामर्श के क्या उद्देश्य होते हैं। ठीक है, हमारा छात्रों के लिए परामर्श के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ काउंसलिंग फॉर स्टूडेंट। परामर्श के उद्देश्य के लिए छात्रों के लिए सामान्य उद्देश्य जो होता है छात्रों में आत्मनिर्भर बनाने में सहायता करना होता है। उनमें छात्रों की अपनी रुचियों, योग्यताओं एवं अवसरों को समझकर अपने को बेहतर बनाने के जानने में सहायता करता है यह परामर्श जो है विशिष्ट योग्यताओं और उनके सकारात्मक दृष्टिकोणों को प्रोत्साहित और विकसित करने में काफ़ी सहायक होता है। छात्रों के जो परामर्श के उद्देश्य होते हैं वो शिक्षक एवं छात्र के मध्य परस्पर समझ की भावना विकसित करते हैं। और जो परामर्श के जो उद्देश्य होते हैं वो छात्र को अपनी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए योजना बनाने में भी काफ़ी सहायक होते हैं। और छात्रों को उनकी सफलता के महत्व से संबंधित जानकारी देने में भी परामर्श की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और छात्रों को विषय से सूचनाएं प्राप्त करना, उनकी सहायता करना, उनकी समस्याओं का समाधान करना भी परामर्श के जो होते हैं वह उद्देश्य होते हैं छात्रों के लिए। और शैक्षिक प्रगति हेतु प्रयास में भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। और छात्रों के जो होते हैं शैक्षिक और व्यावसायिक चयन में भी यह परामर्श का उद्देश्य बालकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आज हम लोगों ने देखा कि परामर्श के क्या लक्ष्य होते हैं और रॉबर्ट ब्लू वाइट के अनुसार, और परामर्श के क्या उद्देश्य होते हैं अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ के अनुसार, और परामर्श के जो 3 तरीके परामर्श के जो हमारा 3 उद्देश्य होते हैं, जिसमें आत्मबोध, आत्मस्वीकृति और सामाजिक समरसता, और छात्रों के लिए परामर्श के क्या उद्देश्य होते हैं इसके बारे में पढ़ा। हम अगले वीडियो में जो है आपको परामर्श के कार्य के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।